हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द्विवेदी फिजिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। फिजिक्स में 12वीं की अगर बात करें तो धारा विद्युत की जो दूसरी इकाई है आपकी, उसमें एक बहुत ही खास अवधारणा पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो प्रश्न आता है आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित, वो वास्तव में आपकी पूरी इंटरनल कैपेसिटी को टटोलता है और उसमें पूछा जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निर्मित कीजिए। और कभी कभी ये जो है इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर से क्या संबंध है, गणितीय विवेचना कीजिए। वास्तव में बच्चों इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य ये रहता है कि क्या बच्चों को ये जो तीनों टर्म्स यूज हो रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और तीसरा जो टर्म यूज होता है विभवांतर यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपको ये तीनों ही जो अवधारणाएं हैं बढ़िया एकदम क्लियर होती हैं, तब आपका ये जो बच्चा सा प्रश्न है वो आपकी महत्ता को प्रदर्शित करता है कि ये 2-3 लाइन का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो आप कर पा रहे हैं। इसका आशय ये है कि यू नो वेल अबाउट दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स। इसलिए अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए, अथवा इस प्रश्न का स्वरूप यह है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल और विभवांतर से संबंध ज्ञात कीजिए या गणितीय व्याख्या कीजिए, तब आपको गणितीय व्याख्या करना चाहिए। लेकिन इसमें वो छोटी छोटी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं जो 1 नंबर में आती हैं, 2 नंबर में आती हैं, और तब आपको ऐसा लगता है कि वो डेरिवेशन तो हमारा बनता था लेकिन चूक गए कि ये कॉन्सेप्ट्स अपन ने नहीं पढ़े। इसलिए इस वीडियो पर एक मिनट, एक सेकंड पर आप बिल्कुल गौर करके देखिए कि कैसे इस प्रश्न का अन्यथा भी अपेक्षाकृत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी 2 पार्ट में इस प्रश्न का उत्तर हम देख रहे हैं। एक तो अवधारणा पर बात करेंगे और दूसरी जो बात होगी वो एक गणितीय विवेचना पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका ये टाइटल दिखाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, इन सब के बारे में हम कैसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। अब प्रतिरोध हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसमें अंदर और बाहर की बात क्या आ गई, तो यहां ये चीज क्लियर करना चाहिए बच्चों। जब हम किसी सेल की बात करते हैं, देखिए अभी हम पहले भी बात करते थे तो चालक की बात करते थे, प्रतिरोध की बात करते थे, विभवांतर और विभव भी हम पढ़ चुके हैं। हम प्रतिरोधों को जोड़ चुके हैं, कैसे एक्सटर्नल सर्किट में इफेक्ट करता है, कब हमको कम करना होता है, वगैरह वगैरह। आज हम सेल की और फिर इसके अंदर की बात करते हैं, तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। जब हम किसी सेल की बात करते हैं, विद्युत सेल की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो युक्ति है उसको हम सेल कहते हैं। अब यहीं पर आता है आंतरिक प्रतिरोध। जब हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं बच्चों, तो विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है विद्युत का प्रवाह, यानी आवेश जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। यानी अब उसमें एक ऐसा कोई कारक होगा, हम बल ही कह देते हैं कि एक कारक होता है, बल होता है, जो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसको सामर्थ्य प्रदान करता है। पहले हम बात करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध की। जब सेल की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा
प्रदान करने की युक्ति की बात करते हैं, तब हम ये कह देते हैं कि सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध रहता है उसका मतलब होता है कि विद्युत अपघट्य जो सेल के अंदर उपस्थित होते हैं उसमें एक ऐसी प्रवृत्ति भी होती है जो इस धारा के प्रवाह में या धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये बाधा उत्पन्न करने वाले कारक ही प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह वास्तव में विद्युत अपघट्य का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है। तो अब इस तरह से ये आंतरिक गुण हो गया, यानी ये सेल का आंतरिक गुण हो गया कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध वह कारक होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी ये इंटरनल क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, विद्युत अपघट्य जो होता है, उसकी ये निजी प्रकृति होती है, इसलिए इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत बाह्य बल, आंतरिक प्रतिरोध को आमतौर पर हम स्मॉल आर से एक्सप्रेस किया करते हैं। विद्युत बाह्य बल की बात कर लेते हैं बच्चों। अभी मैं कह रहा था कि किसी सेल की अगर बात करें तो किसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक कारक होना चाहिए। वही कारक वास्तव में होता है विद्युत बाह्य बल। अगर इसका बिल्कुल प्लेन मीनिंग करें ना बच्चों, तो विद्युत को बहाने वाला बल। अब विद्युत माने आवेश, तो आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, या किसी सेल के दो टर्मिनल्स के बीच किसी चार्ज को फ्लो करने के लिए जो बल लगाना पड़ता है, हम उसको कार्य के रूप में भी परिभाषित करते हैं कि जो कार्य हमें करना पड़ता है उसे हम उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहां आप ये ध्यान रखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यानी सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस भरा हुआ है तो उन दो टर्मिनल्स के बीच जो टोटल एनर्जी होती है, उस एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमको कुल कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत वाहक बल के रूप में परिभाषित करते हैं। और इसको हम आमतौर पर कैपिटल ई से एक्सप्रेस किया करते हैं। अगर हम बात करें इस कारक की, इस भौतिक राशि की, तो हमें यहाँ ये भी जानना चाहिए कि विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक है, विद्युत वाहक बल का जो विमीय सूत्र है, वो सब वही होता है जो हमने विभव में पढ़ा है। यानी इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसका जो विमीय सूत्र है वही होता है जो विभव का हमने याद कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत वाहक बल। यहाँ आपको फिर से मैं बताऊंगा कि एक चीज बहुत जरूरी है, जब आप विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, दो सिरों के बीच, किसी चालक के दो सिरों के बीच नहीं होता, क्योंकि ये सेल के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ एक चीज ये इंपॉर्टेंट होती है जो आपसे पूछी जाती है, वो ये कि सेल का पूरा दोनों टर्मिनल के बीच पूरा का पूरा एनर्जी जिसके साथ वो चार्ज को फ्लो कराता है उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसको हम दूसरे टर्म में इस तरह से भी यूज करते हैं कि इस स्थिति में सेल खुले परिपथ में होता है, यानी कोई भी बाह्य परिपथ जो है इससे कनेक्ट नहीं होता। और तीसरा टर्म जो यूज होता है विद्युत वाहक बल का आशय है कि इस समय सेल से कोई भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है। तो इस तरह से इसको टोटल एनर्जी, टोटल वर्क डन इन फ्लोइंग वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, मतलब टोटल एनर्जी बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल, इट इज एक्सप्रेस्ड फॉर, है ना। अब तीसरी चीज पर हम बात करते हैं, विभवांतर क्या होता है। सेल से हम क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपने पहले ही बताया कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसको हम यूज करते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के रूप में।
तो जब हम इस सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव करते हैं, ये प्रोवाइड करता है, तो उसका मतलब है कि इस सेल में कोई एक्सटर्नल जो सर्किट है वो कनेक्टेड है। तो अब जब हम इस एक्सटर्नल सर्किट की बात करें, सपोज इट इज कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध का एक परिपथ है जिसमें हम इससे करंट फ्लो करा रहे हैं। अब इस करंट फ्लो के कारण सेल से ये जो बाह्य परिपथ है उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, ये बाह्य परिपथ का हमने एक सिंबल बना दिया है, तो इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए इसको हम ये कहें कि ये ए पॉइंट है और इसको हम कहते हैं कि ये बी पॉइंट है, तो इन दो बिंदुओं के बीच अगर भी पोटेंशियल अप्लाई होता है, मतलब इन दो बिंदुओं के बीच जो चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमने वर्क किया, तो वो जो ए पर पोटेंशियल होगा, बी पर पोटेंशियल होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, यानी अलग अलग कार्य का परिमाण है, इनका जो अंतर है, अलग अलग एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, इनका जो डिफरेंस है, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्योंकि ये बाह्य परिपथ का एक जो कंडक्टर है या बाह्य परिपथ के दो जो पॉइंट्स हैं, उनमें जो अलग अलग पोटेंशियल है, उनका डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब दूसरी टर्म के रूप में जो दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वो शब्द ये प्रयुक्त होता है कि जैसे हमने इसमें कहा कि सेल जब खुले परिपथ में होता है, तो यहां वो बात उल्टी हो जाती है, एकदम बदल जाती है। वो क्या हो जाती है कि यहां सेल खुले परिपथ में था, यानी बाह्य परिपथ कोई भी उससे जुड़ा हुआ नहीं था। यहां आपने क्या देखा कि यहां जो एक सेल है उसका बाह्य परिपथ से संबंध हो जाता है, यानी टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, यानी 2 पॉइंट्स ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब हम बाह्य परिपथ को इस सेल से कनेक्ट करते हैं, यानी करंट फ्लो होती है, यानी बंद परिपथ होता है, ये परिपथ क्या हो जाता है, बंद परिपथ हो जाता है। तो किसी सेल का बाह्य परिपथ से कनेक्शन करने पर जब ये क्लोज सर्किट बन जाता है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। तीसरी चीज जो यूज होती है ये विद्युत वाहक बल में, जो तीसरा टर्म हमने बताया था कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, तो यहां इसका ठीक उल्ट क्या हो गया, विभवांतर यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूज होता है वो तब होता है जब किसी बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है, तब हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करते हैं। तो ये बच्चों इस तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कि कैसे आंतरिक प्रतिरोध, कैसे विद्युत वाहक बल, कैसे विभवांतर, फिर यहां मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो विभवांतर है वो ठीक इसी तरह जब हम भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं, जो एक मूल चीज आपसे सर्वथा पूछी जाती है, हर बार मैं आपको लगभग बताता हूं कि जब भी आप किसी भौतिक राशि को पढ़ें तो उसका SI यूनिट और डायमेंशन फार्मूला तो आपको याद है, क्योंकि ये सब यूज हो चुका है। विभवांतर का भी SI मात्रक बोल्ट होता है वगैरह, फिर इस तरह से स्थैतिक बोल्ट और वगैरह है ना, और इसी तरह से इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो भी आपको याद ही रखना है, आप ध्यान रखिए। अब आज के प्रश्न के दूसरे मोड पर बात करते हैं बच्चों। मैं अभी जो बता रहा था आपको, वो जब आपका प्रश्न डायरेक्ट आए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका विद्युत वाहक बल और विभवांतर से क्या संबंध है, तो आपको इतनी बड़ी भाषणबाजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव टू रिसीव 4 नंबर्स ओनली या 4 मार्क्स ओनली फॉर दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, सीधे ये फिगर बना दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रवचन करने थोड़ी गए हैं। मैं प्रवचन आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे जब
वेल नोन होंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, तब उनको ये जो 4 मार्क्स हैं उनमें 3.5 ना मिलके कितने मिलेंगे, पूरे 4 के 4 अंक मिलेंगे। तो आपको वो भाषण नहीं देना है क्योंकि आपको प्रवचन नहीं करना है, आपको सीधे ये फिगर बनाना है। और आपको लिखना कहां से स्टार्ट करना है, ये देखिए, आपको लिखना यहां से स्टार्ट करना है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का गणितीय व्यंजक निर्मित करने के लिए अथवा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल और विभवांतर से संबंध ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ में एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R तथा उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है। अब यदि हम इस सेल के दोनों टर्मिनल्स में एक ऐसा बाह्य परिपथ जोड़ दें जिसका प्रतिरोध R है, तो इस सेल के द्वारा I धारा प्रवाहित करने पर उस बाह्य परिपथ के दो बिंदुओं A और B के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस या भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तब दो चीजें, इस सेल के विद्युत वाहक बल के रूप में फ्लोइंग करंट डिफाइन कर दीजिए और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में फ्लोइंग करंट को डिफाइन कर दीजिए। क्या तब परिभाषा से हमें मालूम है कि जो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो आंतरिक प्रतिरोध R और बाह्य प्रतिरोध R के योगफल के बराबर हो जाएगा। अब आपने मान ही रखा है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल E है, तब इस सेल के कारण जो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा है विद्युत वाहक बल के रूप में कैसे परिभाषित हो जाएगी। हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल और परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब आपने कहा कि विद्युत वाहक बल आपका क्या है, E है, और परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस R हो गया है। तब इस विद्युत वाहक बल या इस सेल के कारण जो प्रवाहित धारा का स्वरूप हो जाएगा, धारा बराबर विद्युत वाहक बल कुल और प्रतिरोध कुल, तो वो हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। फर्स्ट इक्वेशन इसको एक्सप्रेस कर लीजिए। अब आपने कहा दूसरी चीज क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में फ्लोइंग करंट को आपको डिफाइन करना है। तब आप क्या करेंगे, माना है आपने कि भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बिकॉज ऑफ दिस क्लोज सर्किट, तब आप कहेंगे कि यदि उत्पन्न विभवांतर A और B के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है, तब परिपथ में प्रवाहित धारा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। कभी कभी हम वो टर्म यूज करते हैं कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि I इज इक्वल टू ऑलवेज V अपॉन R, इस तरह से भी हम इसको कह देते हैं। तो अब ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए कितना इजी हो गया, गणितीय अगर बात करें तो वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन इज, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। दोनों को देखिए लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, देयरफॉर राइट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम। तो इसको आपने जब किया 1 और 2 से, तो E अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो E इंटू R इज इक्वल टू आ जाता है V इंटू R प्लस R, यानी V का R में गुणा होगा तो ये VR हो जाएगा और V का स्मॉल r में गुणा होगा तो ये VR आ जाएगा। अब यू हैव टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को एक जगह आप उसको रख लीजिए, तो ये VR आपका राइट हैंड साइड में है, यानी अब आपको क्या करना है कि इस V इंटू कैपिटल R को लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, E R माइनस VR हो जाएगा। अब देखिए ये R जो है कॉमन है, इसलिए इसको आउटसाइड आप ब्रैकेट कर लेते हैं, तो VR इज इक्वल टू आपका आ जाता है R इंटू E माइनस V, तो या R इज इक्वल टू E इंटू ये V जब वहां चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा, दोनों में इसका डिवीजन होगा तो E अपॉन V आ जाएगा और V अपॉन V मतलब 1, तो R इज इक्वल टू आ जाता है R इंटू E अपॉन V माइनस 1। तो इस तरह से बच्चों ये आपके सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक होता है।
ये प्रश्न आपको बहुधा पूछा जाता है, इसलिए आप इस प्रश्न के दोनों पक्षों पर बराबर विचार कर लीजिएगा। कौन कौन से पक्ष की मतलब पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कभी 1 नंबर का आ जाए तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर का आ जाए तो क्या करेंगे, और 4 नंबर का आ जाए तब भी आप कैसे इत्मीनान से इसको मैथमेटिकल डिराइव करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगले वीडियोस देखने के लिए बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स के साथ।